हम लोग प्रीवियस चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग ये देखे थे कि डेट का क्या इंपॉर्टेंस है, हाउ इम्पोर्टेंट था डेट। आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि हाउ डू बी पीरियोडाइज, मतलब कि हिस्ट्री को किस तरीक़ा से पीरियोडाइज किया गया है, ठीक है ना। तो उससे हाउ डू बी पीरियोडाइज जानने के पहले हम लोग पीरियोडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पीरियोडाइजेशन होता क्या है। अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग हिस्ट्री इनटू पीरियड्स। देखिए, किसी भी चीज़ को पीरियोडाइज किया जा सकता है। जैसे अगर आप अपने लाइफ को पीरियोडाइज कीजिएगा तो बोलिएगा ना कि एक एज बेबी एज था, एक चाइल्डहुड एज था, उसके बाद फिर एडल्टहुड एज में आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे वैसे करते करते हम लोग ओल्ड एज में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीक़ा से हिस्ट्री को भी पीरियोडाइज किया जाता है, हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है अलग अलग पीरियड में, इसी को बोला जाता है पीरियोडाइजेशन, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का अगर एक पोएम पढ़े होंगे 7th स्टेज ऑफ लाइफ, तो उसमें वो जनरली क्या करते हैं, लाइफ को पीरियोडाइज ही तो करते हैं, 7 स्टेज में पीरियोडाइज करते हैं। अगर मौका मिलेगा तो कभी पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड अ बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। 1817 में जेम्स मिल नाम के एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। इन्होंने एक बुक पब्लिश करवाया, ठीक है ना, जिस बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें जनरली उन्होंने क्या किया है कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। इसी को कहीं कहीं पे क्रिश्चियन भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे राइज ये होता है कि आखिर पीरियोडाइजेशन का ज़रूरत क्यों पड़ा भाई, पीरियोडाइजेशन, ठीक है ना, क्यों पीरियोडाइज करते हैं हम लोग हिस्ट्री को। तो टू डिमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स, ठीक है, यानी अलग अलग पीरियड में क्या क्या डिफरेंस हुआ। जैसे अगर हिंदू पीरियड की बात करें तो हिंदू पीरियड में क्या हुआ, मुस्लिम पीरियड में क्या हुआ और ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ। तो इसमें हम लोग डिफरेंस को डिमार्केट करते हैं, जनरली पॉइंट आउट करते हैं कि इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ और इसमें क्या हुआ और इसके बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। दूसरा हम लोग ये करते हैं टू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। एक पीरियड में, जैसे अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू इस पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या रहा, इकोनॉमिक कंडीशन क्या था सोसाइटी का, कल्चर क्या था। उसी तरीक़ा से मुस्लिम का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या रहा, इस समय इकोनॉमिक सिस्टम क्या रहा, ठीक है ना, इसका कल्चर क्या रहा। ठीक उसी तरीक़ा से ब्रिटिश में भी ये सब चीज़ अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये जो चेंज हम लोग देखेंगे अलग अलग पीरियड में क्या चेंजिंग रहा सोसाइटी में, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पीरियोडाइज करते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो डिवीजन है वो एप्रोप्रिएट डिवीजन नहीं है, आगे चलकर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये जेम्स मिल के अकॉर्डिंग ये जो डिवीजन किया गया है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये जेम्स मिल के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। जेम्स मिल साहब एक इकोनॉमिस्ट भी थे, एक फिलोसोफर भी थे, ठीक है ना। लेकिन उनका जो था वो भारत के प्रति एक अजीब सा सोच था, ठीक है ना। अब ये सोच कितना वो सही है ये आप पे हम छोड़ते हैं, आप डिसाइड कीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन उनका सोच क्या था इस पे थोड़ा सा हम 2-3 पॉइंट में जिक्र करेंगे इसका, ठीक है। मिल्स था, जेम्स मिल का क्या सोच था भारत के प्रति, इसको देखते हैं। एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। उनका ऐसा मानना था कि जो भी एशियन कंट्रीज हैं या जो भी एशियन सोसाइटीज है, ठीक है ना, उनका जो सिविलाइजेशन है इन रेस्पेक्ट टू यूरोप बहुत ही लो लेवल का, मतलब कि उतना ज़्यादा अच्छा से सिविलाइज एशियन लोग नहीं है, ठीक है ना। ये जेम्स मिल का कहना था, मेरा कहना नहीं है, ठीक है ना। अब कितना ये सही कहे हैं ये डिसीजन आप लोग को लेना है। दूसरा उनका ये मानना था कि सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेटेड, कि भारत में जो है वो अंधविश्वास जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ओनली ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया। उनका ऐसा मानना था कि भारत अगर सभ्य होगा तो वो किसके बदौलत, ब्रिटिश के बदौलत, यानी भारत को ब्रिटिश ही सिविलाइज कर सकता है और कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट ये है इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। बिना ब्रिटिश के भारत की प्रोग्रेस का कल्पना नहीं किया जा सकता है, ऐसा किनका मानना था, जेम्स मिल साहब का मानना था। हालांकि ये बात में बहुत ज़्यादा
वैल्यू नहीं है। हालांकि आप लोग डिसीजन करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या कितना ये सही बोले हैं, लेकिन अगर हमसे पूछिएगा तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा सही नहीं बोले हैं। क्योंकि अगर पहला पॉइंट में देखें तो ये बोले हैं कि एशियन सोसाइटी जो है इनका सिविलाइजेशन ये बहुत कम सिविलाइज है यूरोप के रेस्पेक्ट में। जबकि अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देखिएगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन देखिएगा तो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग वहाँ पे रहते थे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन का जो कैडर ऑफ सिविलाइजेशन है वो एशिया ही है और उसमें भी भारत ही है, ठीक है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रिटिश के आने के पहले था, ठीक है। हालांकि इनका अपना थाउट था, तो उस थाउट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी आया जो कि हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनका जो थाउट था, इनका जो डिवीज़न का जो सिस्टम था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आया है, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो को ही कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देख रहे थे क्या कि जेम्स मिल किस तरीक़ा से हिस्ट्री को डिवाइड कर रहे थे, पीरियोडाइज कर रहे थे, जिसमें कि उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। क्यों प्रॉब्लम आना शुरू हो गया? क्योंकि वो जो है वो रूलर के आधार पे डिवाइड कर दिए थे कि हिंदू में जो मैक्सिमम रूलर हैं वो हिंदू का होंगे, और मुस्लिम वाले पीरियड में जो मैक्सिमम रूलर होंगे वो मुस्लिम का होंगे, और ब्रिटिश पीरियड में जो रूलर होंगे वो ब्रिटिश होंगे। इस आधार पे उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेकिन ज़रा सोचिए कि मुस्लिम के शासनकाल में भी बहुत सारे ऐसे रूलर थे जो हिंदू थे, ठीक है ना। तो इस आधार पे डिवाइड करना बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा। और ऐसे भी सिर्फ रूलर के रिलीजियन के आधार पे हिस्ट्री को डिवाइड करना ये बहुत ज़्यादा उचित चीज़ नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे लोग जो है वो इसको नहीं मानने लगे, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे जो वेस्टर्न हिस्टोरियन आए हैं, वेस्टर्न हिस्टोरियन डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। और उसके बाद फिर वेस्टर्न हिस्टोरियन आते हैं और हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एंशिएंट, दूसरे को मेडिवल और तीसरे को मॉडर्न पीरियड। लेकिन इनमें भी प्रॉब्लम आ गया, ठीक है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या आया? क्योंकि वो वेस्टर्न हिस्टोरियन थे तो वो जनरली ब्रिटिश का जो शासन था उसको वो मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में वो देख रहे थे, ठीक है ना। लेकिन मॉडर्न को ज़रा सोचिएगा कि मॉडर्न किसको कहेंगे? मॉडर्न उसको कहेंगे कि उसके शासनकाल में अगर सोसाइटी में साइंस का डेवलपमेंट हुआ हो, अगर सोसाइटी में इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ हो, अगर सोसाइटी में आप देखें तो क्या कह सकते हैं उसको, हाँ, इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ हो, वहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी मिला हो, वहाँ के लोगों को लिबर्टी मिला हो, ठीक है ना, तभी ना हम उसको मॉडर्न कह सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि ब्रिटिश के शासनकाल में भारत में ना तो साइंस का डेवलपमेंट हुआ बहुत ज़्यादा, ना तो यहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी मिला, ना तो यहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत सही था, आम जनमानस अस्त व्यस्त था, ठीक है ना। तो किस आधार पे आप मॉडर्न कह रहे हो, ठीक है। तो मतलब कि भारत में ब्रिटिश के शासनकाल को मॉडर्न कहना भी बहुत ज़्यादा उचित चीज़ नहीं है, ठीक है ना। फिर बाद में और भी बहुत सारे हिस्टोरियन आते हैं जो मॉडर्न पीरियड बोला गया, मॉडर्न पीरियड को ही उन्होंने कॉलोनियल पीरियड बोला। कॉलोनियल पीरियड काफ़ी हद तक सही है। अब कॉलोनियल वर्ड है तो कॉलोनियल से ही कॉलोनाइजेशन निकला है, ठीक है ना। तो कॉलोनाइजेशन क्या होता है? तो कॉलोनाइजेशन को हम लोग देखे थे। देखिए, एक्चुअली ब्रिटिश जब भारत आए तो उनका जो मेन मकसद था कि यहाँ से चीज़ों को ड्रेन करके इंग्लैंड लेकर जाना, ठीक है ना। यहाँ से पैसा हो, ठीक है, यहाँ से जो भी कॉस्टली सामान हो, ठीक है, सबको वो इंग्लैंड लेकर जाने का काम कर रहे थे ब्रिटिश लोग, ठीक है ना। तो उस आधार पे अगर हम लोग कोलोनाइजेशन को ये करें, देखिए वो लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ का इकोनॉमी पे धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया, यहाँ का रिवेन्यू सिस्टम पे कंट्रोल कर लिया धीरे धीरे, ठीक है ना। यहाँ के लोगों का प्रोग्रेस होना बंद कर दिया। यहाँ का किसान खेत में किस चीज़ का उपज करेगा इसका भी निर्धारण वही लोग करते थे, ठीक है ना। जैसे तीन कठिया सिस्टम जो था कि हर 1 बीघा ज़मीन में 3 कट्ठा में जो है वो इंडिगो का उपज करना किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ का जो आम जनमानस था उनको दबाने का कोशिश किया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। तो अगर कोलोनाइजेशन को हम इस आधार पे डिफाइन करें तो व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेज, ठीक है। जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को इस कदर सब्जुगेट कर देता है कि वहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ का सोशल कंडीशन, वहाँ का कल्चरल कंडीशन, सब का सब जो है वो चेंज हो जाता है, तो उसको हम